वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो विल कंटिन्यू विद द इंस्ट्रक्शन सेट। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करते थे स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। तो हमने देखा था स्टैक में पुश ऑपरेशन। नाउ वी विल सी द पॉप ऑपरेशन। देखिए पुश में क्या होता है, 2 बाइट का डेटा ऐड करना है स्टैक के टॉप में। उसका रिवर्स होता है पॉप, मीन्स स्टैक के टॉप से 2 बाइट के डेटा रिमूव करना है, तो दैट इज इंस्ट्रक्शन इज पॉप इंस्ट्रक्शन। क्लियर? तो कुछ ऐड करना है स्टैक में, दैट इज पुश इंस्ट्रक्शन। कुछ स्टैक के टॉप से रिमूव करना है, दैट इज पॉप इंस्ट्रक्शन। तो देखिए हम पॉप ऑपरेशन की बात करें या पुश, देखिए हमेशा क्या होगा, जब भी पुश होता है वो क्या होता है, रजिस्टर पेयर के साथ होता है। तो जब पॉप ऑपरेशन होगा वो भी क्या होता है, हमेशा रजिस्टर पेयर के साथ होता है। मतलब 2 बाइट का डेटा रिमूव होता है, या तो 2 बाइट का डेटा ऐड होगा यूजिंग पुश इंस्ट्रक्शन, या 2 बाइट का डेटा रिमूव होगा यूजिंग पॉप इंस्ट्रक्शन। तो देखिए अगर मैं पुश की बात, पॉप की बात करूं, दैट इज पॉप कैसे लिखते हैं, रजिस्टर पेयर। मींस ये क्या कह रहा है, 2 बाइट ऑफ अ डेटा, 2 बाइट डेटा इज कॉपीड इनटू आरपी इज द रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो रजिस्टर पेयर क्या हो सकते हैं, BCDE या HL या फिर PSW। तो 2 बाइट डेटा is copied or is 2 byte data is removed from top of stack, and is copied या is moved into register pair, RP इज द रजिस्टर पेयर। तो अब स्टैक में ऐड करने के लिए हमने करा पुश ऑपरेशन। अब स्टैक के टॉप से कुछ लेने के लिए हम यूज करेंगे पॉप इंस्ट्रक्शन। तो देखिए 2 बाइट ऑफ डेटा इज रिमूव फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक एंड इज मूव इनटू रजिस्टर पेयर। तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, पॉप B दैट इज 1 रजिस्टर पेयर। तो पॉप क्या हो सकता है, D दिस इज 1 रजिस्टर पेयर, या पॉप H क्या होगा, HL रजिस्टर पेयर, या पॉप PSW। तो ये 4 ऑप्शंस पॉसिबल हैं। ऐसे ही पुश के साथ भी ये 4 थे। ये क्या बताता है, ये रजिस्टर पेयर बताता है, ये रजिस्टर नहीं है। हमेशा 2 बाइट का डेटा ऐड होगा या 2 बाइट का डेटा रिमूव होता है टॉप स्टैक के टॉप से। तो जब ऐड कर रहे थे स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीमेंट बाय 2। तो जब आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन value of stack pointer is incremented by 2. Value of stack pointer is incremented या increment by 2। तो value of stack pointer क्या हो जाता है, SP plus 2। मीन्स stack pointer की वैल्यू क्या हो जाती है, +2 हो जाती है। क्लियर? मान लो ये ऑपरेशन था, दिस वॉज द स्टैक। ठीक है, ये स्टैक था। नेक्स्ट मैंने दिस वैल्यू वाज 4118H। तो नेक्स्ट इज 4119H, नेक्स्ट इज 411AH, नेक्स्ट इज 411BH, नेक्स्ट इज 411CH एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज सपोज स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है। क्लियर? स्टैक में कुछ वैल्यूज प्रेजेंट है, वो रैंडम वैल्यूज लेते हैं। लाइक मान लो ये 12H, 20H, 40H, 86H एंड सो ऑन। तो ऐसे वैल्यूज फिल हो रखी हैं स्टैक में। अब मैंने ये क्या था, पहले इंस्ट्रक्शन दी, अब मैंने इंस्ट्रक्शन अप्लाई करी पॉप B। पॉप B का मतलब क्या है, दिस वाज द वैल्यू ऑफ अ स्टैक एंड द स्टैक पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टू 4118। तो पॉप B का मतलब क्या है, स्टैक के टॉप से जो 2 बाइट का डेटा दैट इज मूव इनटू रजिस्टर पेयर। तो स्टैक पे जो 2 बाइट का डेटा है वो किस में मूव हो जाएगा, रजिस्टर पेयर में मूव हो जाएगा। दैट इज पॉप ऑपरेशन। पॉप मतलब स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डेटा किस में मूव हो रहा है, रजिस्टर पेयर में मूव हो रहा है। तो रजिस्टर पेयर क्या है, ये पॉप B से इनिशियल यूज करता है पॉप B। तो पॉप B क्या कर दिया, मतलब रजिस्टर पेयर BC। तो B क्या है, इसकी लोअर बाइट, BC इज द रजिस्टर पेयर इज BC। तो ये क्या होती है, लोअर बाइट, एंड B इज हायर बाइट, B इज
हायर बाइट। तो हमें क्या पता है, हायर बाइट का डाटा हायर एड्रेस में, लोअर बाइट का डाटा लोअर एड्रेस में। तो इसमें देखो अभी स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो स्टैक के टॉप में ये है। अब स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डाटा रिमूव होने वाला है, मींस ये दोनों चीजें रिमूव होने वाली है, 12 और 20। 2 बाइट का डेटा तभी रजिस्टर पेयर में आएगा। अब कौन सी वैल्यू बी में आएगी, कौन सी वैल्यू सी में आएगी। तो जो हायर एड्रेस है वो हायर में जाएगा, मींस ये वाला क्या है, हायर एड्रेस है, तो इसका डेटा ये जो 20H है किस में मूव हो जाएगा, बी में। लोअर बाइट में क्या आएगा, लोअर एड्रेस का डेटा, तो दैट इज सी किस में मूव हो जाएगा, इसमें 12H विल बी मूव इनटू रजिस्टर सी। तो आफ्टर पॉप बी ऑपरेशन द वैल्यू ऑफ बीसी रजिस्टर पेयर विल बी, बी में आया हायर एड्रेस से, बिकॉज ये क्या है हायर बाइट, सी क्या है लोअर बाइट, तो लोअर एड्रेस का डेटा लोअर बाइट में, हायर एड्रेस का डेटा हायर बाइट में ऑलवेज, ठीक है। तो 20 विल बी द वैल्यू ऑफ बी एंड सी में क्या आया 12, तो ये क्या आ गया 2012H, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी रजिस्टर पेयर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉप इंस्ट्रक्शन। तो अब देखो अब क्या हुआ, जब ये डेटा इसमें मूव हो गया तो अब ये 2 वैल्यूज चली गई, तो अब स्टैक के टॉप में क्या बचेगा, अब 2 वैल्यूज चली गई, तो स्टैक किसको पॉइंट कर रहा होगा, स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है। नाउ 40H 80H विल बी लेफ्ट, इसकी वैल्यू क्या है 411 AH, दिस इज 411 9H, दिस इज 411 8H। नाउ स्टैक के टॉप में क्या आया, जब ये वैल्यू इसमें कॉपी हो गई मींस रिमूव हो गई यहां से, तो अब स्टैक के टॉप में क्या आता है, स्टैक के टॉप में क्या आया 40H आया, तो स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा, जो स्टैक में टॉप एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। पॉप ऑपरेशन क्या हुआ, स्टैक के टॉप से 2 बाइट रिमूव हो गई, वो रिमूव होके कहां गई, पॉप बी किया था मतलब रजिस्टर पेयर में मूव हो गई, तो रजिस्टर पेयर में मूव हो गई बीसी में। अब ये 2 बाइट्स चली गई, तो पॉइंटर स्टैक पॉइंटर के टॉप पे क्या आया 40, तो अब स्टैक पॉइंटर क्या कर रहा है, इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर स्टैक पॉइंटर की वैल्यू देखें तो क्या हो गई है, इंक्रीमेंट बाय 2 हुई है, पहले क्या था 4118 था, प्लस 2 करेंगे दैट इज 411A, तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या होती है, इंक्रीमेंट होती है बाय 2 आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन। तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, +2 होती है आफ्टर एवरी पॉप ऑपरेशन। जबकि पुश में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर ऊपर की तरफ मूव करता था, तो ऊपर क्या होता है, एड्रेस डिक्रीज होता है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू वहां पे क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ये क्या है, पॉप ऑपरेशन है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो हमेशा स्टैक के जो टॉप में एलिमेंट होता है उसका पॉइंट करता है ये स्टैक पॉइंटर, उसका एड्रेस कंटेन करता है स्टैक पॉइंटर। क्लियर। तो पॉप ऑपरेशन से क्या होता है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2 होती है। स्टैक के जो टॉप में एलिमेंट है 2 बाइट का डेटा, वो किस में होता है, रजिस्टर पेयर में कॉपी किया जा सकता है। रजिस्टर पेयर क्या यूज हो सकते हैं, BDH या PSW। क्लियर। PSW इज ऑल्सो 16 बिट रजिस्टर होता है। क्लियर। तो मतलब स्टैक में या तो 2 बाइट का डेटा ऐड होता है या 2 बाइट रिमूव होता है। 2 बाइट ऐड करना है तो मतलब पुश ऑपरेशंस है, तो रजिस्टर पेयर का डेटा क्या हो जाता है, मूव हो जाता है किसमें, स्टैक पॉइंटर में। अगर पॉप रजिस्टर पेयर करते हैं मतलब स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डेटा किसमें मूव हो जाता है, रजिस्टर पेयर में। दैट इज द पॉप इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो पुश में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट बाय 2 होती है, पॉप में स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीमेंट बाय 2। तो ये पॉसिबल पॉप इंस्ट्रक्शंस है। क्लियर। तो आप देखिए एक प्रोग्राम देखिए इसी पे बेस, जिसमें क्या होगा, पुश और पॉप दोनों हो रहे होंगे। तो कौन सा बाइट किस में आने वाला है, जो रजिस्टर पेयर में डेटा पुश कर रहा है तो रजिस्टर पेयर का डेटा स्टैक में ऐड होने वाला है। ठीक है, स्टैक में मूव होने वाला है, स्टैक में कॉपी होने वाला है। अगर पॉप ऑपरेशन किया है तो स्टैक के टॉप से 2 बाइट का डेटा रजिस्टर पेयर में कॉपी होने वाला है या मूव होने वाला है। ठीक है। तो आप देखिए या तो स्टैक पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू गिवन होगी या उसको इनिशियलाइज किया होगा यूजिंग LXI इंस्ट्रक्शन से। LXI SP 50666H। क्लियर। नाउ LXI H 20
4,6H. LXI B, 1,1,2,3H. Next is push B, push H, pop D, pop D and a pop B. ठीक है, होल्ड. फाइंड द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पेयर DE. रजिस्टर पेयर किसकी वैल्यू चलानी है? DE या फिर एंड ऑल्सो रजिस्टर पेयर DE BC. Find the content of register pair DE and register pair B after execution of this program. After execution of this program. तो देखिए ये एक प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है. अगर इसको सही से इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके. अगर फिर आंसर मैच करना, अगर क्लियर सही आंसर आ रहा है तो मतलब स्टैक रिलेटेड पुश एंड पॉप समझ आ गई. तो देखिए कैसे होगा. मैंने कहा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया गया आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, ठीक है. फाइंड द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर पेयर DE में क्या होगा या BC में क्या होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. क्लियर, ये फाइंड आउट करना है. तो देखिए पहली चीज क्या बोल रहा है वो, LXI स्टैक पॉइंटर 5060H. तो क्या करना है, लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा, दैट इज द मीनिंग ऑफ LXI. तो ये 16 बिट का डेटा किस में कॉपी हो जाएगा? स्टैक पॉइंटर में. तो स्टैक पॉइंटर विल स्टार्ट इनिशियलाइजिंग 5066H. तो ये क्या हो गया स्टैक. अब देखो ये होता है स्टैक को इनिशियलाइज कर दिया. स्टैक में हमें पता है स्टैक के हमेशा क्या होता है, स्टैक पॉइंटर स्टैक के टॉप को पॉइंट करता है. तो स्टैक का पॉइंट क्या आ गया, सपोज 5066H. दिस इज द स्टैक पॉइंटर. अब स्टैक में कुछ भी ऐड होता है वो उसके ऊपर होगा या ऊपर होगा, मतलब एक के ऊपर एक ऐड होता है स्टैक में. और रिमूव करने के लिए जो पहले सबसे ऊपर से रिमूव करते हैं, ठीक है. स्टैक में हमेशा 2 बाइट का डेटा ऐड होता है या 2 बाइट का डेटा रिमूव किया जाता है. ऐड करने के लिए हम पुश इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, रिमूव करने के लिए पॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं. तो ये क्या है, स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज करने का मतलब अब इसके ऊपर ही, इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर ही सब कुछ ऐड होगा. तो देखो ऊपर मूव कर रहे हैं तो 5065H एड्रेस क्या होता है, डिक्रीज. ये 6 है तो 5 से 4H, 5063H, 5062H and so on. Next is 5067H, 506 8H and so on. ऐसे ही चलता रहेगा. तो जी दिस इज 5062H and 5011. तो ये चलता रहेगा ऊपर से. क्लियर. तो दिस इज नथिंग बट अ स्टैक आ गया, ये स्टैक बना लिया हमने. ठीक है. ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है. दीज आर द मेमोरी लोकेशन. और ये स्टैक है तो इसके ऊपर ऐड होगा, फिर यहाँ ऐड होगा, फिर ऐड होगा. तो मेमोरी क्या होती है, डिक्रीज करती है. मेमोरी का लोकेशंस क्या होती है, मेमोरी एड्रेस डिक्रीज करता है. क्लियर. अब देखो, अब हम स्टार्ट करें प्रोग्राम. तो स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज का मतलब स्टैक के टॉप को ये पॉइंट कर रहा है. तो अब जो भी चीज होगी वो इसके ऊपर ही ऐड होगी. क्लियर. अब देखो LXI H, 2046H मतलब लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा. लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा का मतलब क्या हो गया, HL रजिस्टर पेयर में क्या मूव करना है, 2046H. X इज रजिस्टर पेयर, I इज इमीडिएट डेटा. तो HL रजिस्टर पेयर की बात हो रही है यहाँ पे. 2046H आ गया. नेक्स्ट लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा. तो BC रजिस्टर पेयर में क्या आ गया, 1123H आ गया. ये डेटा किस में मूव करना है, रजिस्टर पेयर में. तो रजिस्टर पेयर कैसा है, BC रजिस्टर पेयर है. तो रजिस्टर पेयर को कैसे एक्सेस करते हैं, उसके हायर बाइट से. तो BC की वैल्यू ये आ गई. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पुश B. पुश B मतलब रजिस्टर पेयर, पुश रजिस्टर पेयर 16 बिट का डेटा ऐड करना है. मतलब एक BC रजिस्टर पेयर का डेटा किस में मूव करना है, स्टैक के टॉप में. तो ये पुश B का मतलब पुश मींस मूव द
इसकी वैल्यू मीनिंग लिख रहा हूं, पुश बी मींस मूव रजिस्टर पेयर डेटा, रजिस्टर पेयर बीसी डेटा ऑन टू द टॉप ऑफ स्टैक, ऑन टू द या ऑन टॉप ऑफ स्टैक। यही हुआ पुश बी, यही मीनिंग हुआ पुश बी का। क्लियर? पुश बी मतलब स्टैक रजिस्टर पे बीसी की वैल्यू को कहां पे मूव करना है, स्टैक के टॉप पे। तो अब बीसी में देखो, अब को ये क्या है, हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। बीसी की वैल्यू आ रही है 1123H, तो बी की ये क्या है, हायर बाइट है, लोअर बाइट है, तो बीसी से कंपेयर करो, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 11H, सी की वैल्यू क्या आ गई 23H। क्लियर? व्हाट इज बी? बी इज द हायर बाइट, दिस बी इज द हायर बाइट, दिस इज हायर बाइट एंड दिस सी इज द लोअर बाइट। तो एक चीज हमेशा याद रखो, हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। तो देखिए अब स्टैक पॉइंटर ये है, तो इस ये पॉइंटर मतलब स्टैक का टॉप है ये, तो अब इसके टॉप पे ही सब कुछ ऐड होगा स्टैक में। तो जो बीसी रजिस्टर पेयर का डाटा वो कहाँ है, स्टैक के टॉप में ऐड होगा। अब इन कहां पे बी आएगा, कहां सी, तो ये हायर एड्रेस है, ये लोअर एड्रेस है। देखो 5065 हायर एड्रेस, 5064 लोअर एड्रेस। तो हायर बाइट में क्या आएगा, हायर एड्रेस मींस यहां पे क्या मूव होगी, बी का डेटा मूव होगा, बी का डेटा क्या मूव होगा, यहां पे मूव होगा। नेक्स्ट लोअर बाइट में क्या होगा, लोअर एड्रेस में लोअर बाइट, तो सी का डेटा यहां पे मूव होगा। यही मीनिंग हुआ। तो सी बी में वैल्यू क्या है 11H, दैट इज मूव हियर। नेक्स्ट सी की वैल्यू क्या आ गई 23H। और हमें पता है आफ्टर पुश ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीमेंट। क्यों होती है, बिकॉज दो वैल्यू को 2 बाइट का डेटा ऐड कर दिया गया, तो अब स्टैक का टॉप चेंज हो गया। वो तो टॉप को पॉइंट कर रहा होता है स्टैक पॉइंटर। अब वैल्यू ऐड करने से स्टैक में 2 बाइट का डेटा ऐड कर दिया, तो क्या होगा, उसका टॉप चेंज हो गया स्टैक का। तो स्टैक पॉइंटर क्या करने लगेगा, पहले इसको पॉइंट कर रहा था, आफ्टर पुश ऑपरेशन स्टैक का टॉप क्या बन गया, ये बन गया अब टॉप। पहले ये था टॉप, अब स्टैक का टॉप बन गया ये। तो अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, इसको। तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर 5064 आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन पुश बी। और ये वैल्यू बीसी में ये हायर बाइट है लोअर बाइट है, तो हायर बाइट हायर एड्रेस में गया, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में मूव किया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए पुश एच, तो अगेन सेम मीनिंग, मूव द रजिस्टर पेयर डेटा HL, मूव रजिस्टर पेयर डेटा, रजिस्टर पेयर HL डेटा ऑन टॉप ऑफ स्टैक, ऑन टॉप ऑफ स्टैक। तो HL रजिस्टर पेयर के डेटा किस में मूव करना है, स्टैक के टॉप में। HL में वैल्यू क्या है 2046H, तो HL में देखो क्या वैल्यू आ रही है, HL की वैल्यू है 2046H। तो इसमें H क्या है, हायर बाइट है, L क्या है, L रजिस्टर इज लोअर बाइट। H की वैल्यू है 20H, L की वैल्यू क्या है 46H। ठीक है, ये क्या है हायर बाइट है, ये क्या है, ये लोअर बाइट है। तो दिस इज हायर बाइट एंड दिस इज लोअर बाइट। तो क्या याद करना है, हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। स्टैक का टॉप ये है, अब इसके टॉप में ऐड करना है। इसके टॉप में देखो 63 है 62 है, तो 5063 5062, तो हायर एड्रेस क्या है 5063, यानी कि हायर बाइट का एड्रेस मतलब H का डेटा, H का डेटा कहां आने वाला है इस वाले में, L का डेटा क्या आना है लोअर एड्रेस में। तो L का जो डेटा होगा वो क्या आएगा, यहां पे आएगा। तो H का डेटा कहां पे है, H की वैल्यू है 20H, तो दैट इज मूव इनटू दिस पोजीशन। L की वैल्यू क्या है 46H। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन स्टैक का टॉप चेंज हो गया। पहले स्टैक का टॉप ये था, अब स्टैक का टॉप क्या हो गया, ये बन गया। तो स्टैक का टॉप चेंज हो गया, तो स्टैक पॉइंटर भी तो चेंज होगा। वो क्या होता है 2 बाइट का डेटा ऐड हुआ है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई +2 हो गई। तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, अब स्टैक का टॉप चेंज हो गया, यानी कि स्टैक पॉइंटर किसको, इसको पॉइंट करने लगेगा। जो भी एलिमेंट है स्टैक के टॉप में उसको पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर। क्लियर? ये इंस्ट्रक्शन हो गई। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, अब देखिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज पुश पॉप डी। पॉप डी का मतलब क्या है, पॉप डी है मतलब
reverse of push operation, remove the top of a stack, 2 byte from a stack into register pair, remove 2 byte of a stack into register pair, remove, अब pop का मतलब क्या है, remove या कॉपी, कॉपी मत बोलो क्योंकि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज होती है, तो रिमूव 2 byte डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टैक, फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इनटू रजिस्टर पेयर, रजिस्टर पेयर कौन सा है, पॉप डी का मतलब डीई रजिस्टर पेयर इनटू रजिस्टर पेयर डीई। तो 2 byte का डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इज मूव या रिमूव, या मूव 2 byte ऑफ अ डेटा, चलो रिमूव किया मूव कर लो चाहे, मतलब 2 byte का डेटा वहां से हटेगा और किस में आ जाएगा, डी रजिस्टर, मूव 2 byte डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टैक इनटू रजिस्टर पेयर डीई। किसकी बात हो रही है, डी की बात होती है, कौन सा रजिस्टर पेयर में आएगा, डीई में। अब डी और ई की बात करें तो कौन सा हायर बाइट है, कौन सा लोअर बाइट है, रजिस्टर क्या है, डीई, तो ये क्या हुआ, दिस इज द ई रजिस्टर इज द लोअर बाइट, और डी क्या हुआ इसका, हायर बाइट हुआ, हायर बाइट हुआ। तो हायर बाइट हायर एड्रेस से लेगा, लोअर बाइट लोअर एड्रेस से लेगा। तो अब देखो स्टैक, मुझे क्या दिख रहा है, स्टैक पूरा यहां तक कंप्लीट हो रखा है, तो स्टैक का टॉप दिख रहा है, तो यहां से 2 byte का डेटा रिमूव होने वाला है, मतलब 2 मेमोरी लोकेशन खाली होंगी। तो क्या होगा, अब इन दोनों में हायर एड्रेस कौन सा है, लोअर एड्रेस कौन सा है। सो देखिए ये क्या है मेरे पास, इन दोनों, ये 2 byte का डेटा रिमूव होने वाला है, तो ये क्या है, लोअर एड्रेस है, ये क्या है, हायर एड्रेस। तो हायर एड्रेस का डेटा किस में मूव होगा, हायर बाइट में, लोअर एड्रेस का डेटा लोअर बाइट में, तो लोअर एड्रेस का डेटा किस में मूव होगा, लोअर बाइट इज ई, तो इसका डेटा कहां पे मूव होने वाला है, ई में। हायर बाइट का डेटा कहां मूव होने वाला है, हायर एड्रेस में, ठीक है, हायर बाइट में, तो रजिस्टर डी में क्या मूव हो जाएगा, 20। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, ई में चला गया 46, डी में चला गया 20। तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन वैल्यू ऑफ डीई रजिस्टर पेयर क्या आ गया, हायर बाइट से डी में आएगा लोअर, देखिए ये हायर बाइट है, ये लोअर बाइट है, तो हायर एड्रेस से डेटा डी में आया, हायर एड्रेस क्या था 5063, तो 20 आया डी में, ई में क्या आ गया, ई में वैल्यू आ गई 46H, क्लियर। तो यहां से लोअर एड्रेस से किस में गया, ई में, हायर एड्रेस से जो डेटा था वो किस में चला गया, डी में। तो अब ये चला गया तो स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, ये तो टॉप से हट गए, अब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करने लग जाएगा, स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्लियर। अब देखो एक और बार हमने क्या यूज करा है, पॉप बी, इसका मतलब पॉप मतलब 2 byte का डेटा मूव करना किसमें, बीसी रजिस्टर पेयर में। तो मूव 2 byte डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इनटू रजिस्टर पेयर बीसी, तो क्या लिखूंगा इसको, मूव, पॉप का मतलब है मूव 2 byte डेटा, 2 byte डेटा फ्रॉम टॉप ऑफ अ स्टैक, फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक इनटू रजिस्टर पेयर, कौन सा है रजिस्टर पेयर, बी है, तो मतलब बीसी रजिस्टर पेयर की बात हो रही है, इनटू बीसी रजिस्टर पेयर। अगेन अगर बीसी लिखोगे तो बीसी रजिस्टर पेयर में ये क्या है, लोअर बाइट, बी क्या है, हायर बाइट, तो इसमें कहां से आएगा, हायर एड्रेस का डेटा बी में जाएगा, लोअर एड्रेस का डेटा लोअर बाइट में। तो अब देखिए ये आ गया स्टैक के 2 byte का डेटा रिमूव होगा, ये 6465 कौन सा हायर एड्रेस है, 6065 हायर एड्रेस है, तो इसका डेटा किस में जाएगा, हायर बाइट क्या है, बी में, तो हायर बाइट का हायर एड्रेस से हायर बाइट में जाएगा, क्लियर। लोअर एड्रेस से लोअर बाइट में जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी का डेटा मूव हो जाएगा, तो 11 बी में क्या गया 11 और सी में क्या गया 23, क्लियर आ गया। अब ये वैल्यू चली गई, पॉप ऑपरेशन के बाद क्या होता है, स्टैक का टॉप चेंज हो जाएगा, तो स्टैक पॉइंटर क्या होता है +2, तो क्योंकि 2 byte का डेटा हटाया ना, तो 2 byte का डेटा हटाया तो स्टैक पॉइंटर कहां पे पॉइंट करने लग गया, 5066 पे ही। तो कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर इज, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या आ गई 5066H, एंड रजिस्टर पेयर डी की वैल्यू, डी रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या आ गई 2046,
एंड रजिस्टर पेयर बीसी की वैल्यू क्या आ गई 1123H। क्लियर। तो हायर बाइट का एड्रेस, हायर बाइट देखिए, हायर बाइट और लोअर बाइट आइडेंटिफाई करके जो हायर एड्रेस है उसका डेटा हायर बाइट में जाएगा, जो लोअर मेमोरी एड्रेस है उसका डेटा लोअर बाइट में जाएगा। ठीक है, हायर एड्रेस से हायर बाइट में, लोअर एड्रेस से लोअर बाइट में ही डेटा मूव होता है हमेशा। क्लियर। तो अब देखिए और इंस्ट्रक्शन देखते हैं इसके स्टैक पॉइंटर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर की इंस्ट्रक्शन है SPHL। देखो उसका मीनिंग क्या होता है SPHL। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं SPHL। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SPHL, क्या करेगा ये। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SPHL। दिस इज इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होती है ये, इसमें कुछ और नहीं होता। तो ये ना कोई डेटा प्रेजेंट ना कुछ, तो ये कैसी है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है इसका। ठीक है, SPHL क्या करता है, इसका मीनिंग होता है मूव, क्या करना, HL रजिस्टर पेयर का डेटा स्टैक पॉइंटर में मूव करता है ये मूव। इसका मीनिंग क्या है SPHL मतलब SPHL। तो HL पेयर में जो भी वैल्यू होगी दैट इज बीइंग मूव इनटू और द कॉपी इनटू स्टैक पॉइंटर। किसकी, HL में जो भी वैल्यू होगी वो किस में कॉपी हो गई, स्टैक पॉइंटर में। इसको कहते हैं मूव द डेटा, मूव द रजिस्टर पेयर, मूव द रजिस्टर पेयर डेटा HL, रजिस्टर पेयर HL डेटा इनटू स्टैक पॉइंटर। तो मूव करते हैं तो क्या होता है, मूव में हमेशा कॉपी होती है। तो HL का डेटा जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर को अलॉट हो जाएगा। सपोज अगर एग्जांपल देखो LXI H 4060H। क्लियर, ये क्या है, इसके बाद मैंने यूज कर ली SPHL। तो क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर एंड HL विल बी लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। मींस ये जो डेटा आ रहा है ये किसमें मूव कर जाएगा, रजिस्टर पेयर में। तो HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या आ गई 4060H। क्लियर। नाउ SPHL, तो ये क्या है, HL रजिस्टर पेयर का डेटा किसमें मूव करवाना है, स्टैक पॉइंटर में। सो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी सेम एज द HL की वैल्यू। HL में क्या प्रेजेंट है 4060H, तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर विल बी 4060H। अगर हम पूछे HL की वैल्यू, तो HL की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है, जब डेटा मूव होता है तो कॉपी होता है। तो HL की भी वैल्यू क्या है 4060H। तो ये देखो ना, HL की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, लेकिन जो HL की वैल्यू है वो किसको चली गई, स्टैक पॉइंटर को चली गई। SP इज द स्टैक पॉइंटर। तो जो HL का डेटा है वो किस में मूव हो गया, उसको कॉपी हो गया किसमें, स्टैक पॉइंटर में। तो मूव मतलब कॉपी होता है। तो ये यहाँ का HL का डेटा किस में कॉपी हो गया, स्टैक पॉइंटर में। तो स्टैक पॉइंटर इनिशियलाइज हो गया एक तरह से, या तो हम इनिशियलाइज कर सकते हैं यूजिंग डायरेक्टली LXI SP 16 बिट डेटा, या फिर SPHL से पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज कर सकते हैं स्टैक पॉइंटर को। क्लियर। SPHL, तो HL का डेटा मूव करवा देना है स्टैक पॉइंटर में। तो HL में जो भी वैल्यू होगी दैट इज बीइंग कॉपीड इन, दैट इज बिकम द वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर। क्लियर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XTHL। देखिए दिस इज ऑल्सो इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। इसका भी क्या है, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, कोई भी डेटा या ऑपरेंड प्रेजेंट नहीं है इस इंस्ट्रक्शन में। XTHL दिस इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। XTHL क्या होता है, एक्सचेंज 2 बाइट फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टैक विल HL रजिस्टर पेयर। तो ये क्या कह रहा है, एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज क्या होता है, गिव एंड टेक। ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज 2 बाइट डेटा
फ्रॉम टॉप ऑफ स्टैक exchange 2 byte data from top of stack with HL register pair data with HL register pair data। तो देखो यहां पे क्या चेंज हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। मान लो स्टैक के टॉप में 15H 20H 44H ऐसा था, और ये स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था 4001H 4002H 4003H। क्लियर। तो आप देखो क्या होगा, ये स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब स्टैक के टॉप में ये 2 बाइट हो गई। 2 बाइट एक्सचेंज द 2 बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम अ टॉप ऑफ स्टैक विद HL रजिस्टर पेयर। मान लो क्वेश्चन था दैट SP की वैल्यू वाज गिवन एंड HL इनिशियलाइज हुआ LXI H, 1504H। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XTHL। ठीक है, XTHL। तो व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ HL आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। LXI मतलब लोड रजिस्टर पेयर हुआ, HL में क्या वैल्यू आ गई, इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या आ गई वैल्यू, स्टैक LXI लोड रजिस्टर पेयर विद इमीडिएट डेटा। कौन सा रजिस्टर पेयर है, HL रजिस्टर पेयर है, इसमें वैल्यू क्या आ गई 1504H। दिस इज द वैल्यू ऑफ HL रजिस्टर पेयर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XTHL एक्सचेंज द टॉप ऑफ अ स्टैक विद HL रजिस्टर पेयर। तो देखिए इसका टॉप में जो स्टैक के टॉप में जो डेटा है वो एक्सचेंज होगा किसके साथ, HL रजिस्टर पेयर के साथ। तो कहां से, H की वैल्यू में बात करूं, इसमें क्या है 15H एंड L की वैल्यू क्या है 04H। यही है, H इज अ हायर बाइट, L इज द लोअर बाइट, मींस L रजिस्टर में क्या आएगा 04H में क्या आएगा 15H। तो HL की वैल्यू आ गई। अब इसके स्टैक के टॉप से वैल्यू को एक्सचेंज करना है, मीन जो HL की वैल्यू है वो स्टैक के टॉप की बन जाएगी, जो स्टैक के टॉप की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, स्टैक के टॉप में जो वैल्यू है वो HL रजिस्टर पेयर में आ जाएगी। तो देखिए पहली इंस्ट्रक्शन के बाद ये हुआ, क्या हुआ, ये डेटा इसमें मूव हो गया। अब देखो HL की वैल्यू आ गई, तो H की वैल्यू किससे एक्सचेंज होगी, हायर बाइट से, क्योंकि ये क्या है, दिस इज द H इज द हायर बाइट, L इज द लोअर बाइट। तो हायर बाइट हायर एड्रेस से, दिस इज हायर बाइट एंड दिस इज लोअर बाइट। ठीक है, HL रजिस्टर पेयर में लिखते हैं तो HL लिखा जाता है। तो H इज हायर बाइट, L इज द लोअर बाइट। तो हायर बाइट हायर एड्रेस से एक्सचेंज होगी। तो H का डेटा कहां से चेंज करना है, इसके साथ हायर बाइट है, ये टॉप 2 एलिमेंट है, तो इन दोनों का एड्रेस देखो, ये 1 है ये 2 है, दिस इज हायर एड्रेस। तो हायर एड्रेस हायर बाइट में, लोअर एड्रेस का डेटा लोअर बाइट में। तो L की वैल्यू यहां चली जाएगी, और क्योंकि ये लोअर एड्रेस है तो हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में। तो L का डेटा इसके साथ एक्सचेंज होगा, H के डेटा इसके साथ एक्सचेंज होगा। तो HL की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो HL की वैल्यू आ जाएगी, L में आ गया 15, देखिए L में क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी 15H, H में क्या आ जाएगा 20H। तो HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, HL वैल्यू ऑफ HL इज 2015H 2015H। क्लियर, लेकिन एक्सचेंज करना था तो L की वैल्यू यहां पे भी तो मूव हो जाएगी ना, L की वैल्यू क्या मूव हो जाएगी, L में क्या प्रेजेंट था 04, तो यहां पे अब क्या आ जाएगा 04H। नेक्स्ट H में क्या था 15, तो यहां पे क्या आ जाएगा 15H। तो स्टैक के टॉप में 2 डेटा चेंज हो गए, वो डेटा कहां चला गया, HL का बन गया, और HL में जो डेटा था वो इसका डेटा बन गया। क्लियर, लेकिन ध्यान रखना हायर बाइट हायर एड्रेस में, लोअर बाइट लोअर एड्रेस में, उसी से एक्सचेंज होगा ये। तो H का डेटा क्या आ गया, इसने क्या करा, H में वैल्यू दे दी और H की वैल्यू इसमें मूव हो गई। एक्सचेंज कर रहे हैं ये डेटा को, एक्सचेंज स्टैक के टॉप से 2 बाइट क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है HL रजिस्टर पेयर के डेटा के साथ।
तो HL की जो वैल्यू थी वो वहां कॉपी हो गई और स्टैक के टॉप में जो डेटा प्रेजेंट है 2 बाइट का डेटा वो HL रजिस्टर पेयर में आ गया। तो देखो स्टैक पॉइंटर चेंज हुआ क्या? नहीं, स्टैक के टॉप पे जो डेटा था वो चेंज हुआ 2 बाइट का डेटा, लेकिन स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होती XTHL से। क्या चेंज होता है? स्टैक के टॉप में जो 2 बाइट का डेटा था वो एक्सचेंज हो गया HL के साथ, तो H और L का रजिस्टर का डेटा चेंज हो गया और स्टैक के टॉप का डेटा चेंज हो गया, लेकिन स्टैक पॉइंटर अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, स्टैक का टॉप अभी भी यही है। क्लियर? तो ये इंस्ट्रक्शन थी स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए there is one more instruction like INX stack pointer and DCX stack pointer. So the instruction is INX SP. What is the meaning of this instruction? तो हमने देखा था INX और DCX, there no flags are affected in case of INX and DCX. तो इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर डेटा, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मीनिंग इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर डेटा बाय 1। तो देखो क्या चेंज होता है? स्टैक पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। स्टैक पॉइंटर में जो डेटा था, मान लो ये SP, दिस वाज द 4008H 4009H, ठीक है, 400AH, दिस इज द स्टैक पॉइंटर, इसको पॉइंट कर रहा था। इसके अंदर क्या थी? कुछ वैल्यूज प्रेजेंट थी, दैट इज मान लो 46H 15H 20H सो ऑन। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टू दिस। इंस्ट्रक्शन आई INX SP, तो इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर डेटा बाय 1। तो स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू नहीं इंक्रीमेंट हो रही। स्टैक पॉइंटर ये जो डेटा प्रेजेंट है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो वैल्यू ऑफ क्या आएगा? ये डेटा है, ये डेटा, इस डेटा में क्या हो जाएगा? +1 होगा। स्टैक पॉइंटर के डेटा को 1 इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा? आफ्टर 4008H वो एज इट इज रहा। स्टैक पॉइंटर में वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्या चेंज हुआ? इसमें +1 होगा, उसके डेटा में स्टैक पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसके डेटा में इंक्रीमेंट होगा। तो ये क्या होगा? 46H +1, तो ये कितना होगा? 4 + 1 7, तो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में भी 7 है, तो ये कितना होगा? 47H। तो वैल्यू इज 47H 15H, ये एज इट इज रही। क्लियर? तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू तो अभी भी सेम है, लेकिन स्टैक पॉइंटर पे जो डेटा था वो डेटा क्या हो गया? +1 हो गया। क्लियर? INX SP और INX और DCX में क्या होता है? कोई भी फ्लैग अफेक्ट नहीं होता। क्लियर? तो दिस इज द INX SP, इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर डेटा। ठीक है, स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट नहीं करना, स्टैक पॉइंटर को डेटा को इंक्रीमेंट करना है बाय 1। सो दिस इज द, ये स्टैक पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे डेटा जो था वो +1 होगा, तो इस डेटा में +1 हुआ है। क्लियर? एक इंस्ट्रक्शन होती है INX DCX। INX देख ले इंक्रीमेंट, अब देखते हैं डिक्रीमेंट। DCX SP, तो डिक्रीमेंट इसका काम क्या है? डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर डेटा, तो स्टैक पॉइंटर डेटा बाय 1। तो स्टैक पॉइंटर को नहीं करना, स्टैक पॉइंटर का जो डेटा है उसको डिक्रीमेंट करना है बाय 1। तो सपोज, क्लियर, स्टैक पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टू 2004H, दिस इज 2005H 2006H एंड सो ऑन। द स्टैक पॉइंटर वाज पॉइंटिंग टू दिस। ठीक है, तो ये अलग एग्जांपल है। मान लो यहां पे वैल्यू थी 16H 12H 40H एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये स्टैक पॉइंटर है। स्टैक पॉइंटर का डेटा क्या होता है? ये उस एड्रेस पे जो डेटा प्रेजेंट है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है? स्टैक पॉइंटर डेटा की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 1। तो
ये क्या हो जाएगी डिक्रीमेंट, तो स्टैक पॉइंटर अभी भी इसी को पॉइंट करेगा, दिस इज द स्टैक पॉइंटर 2005H 2006H, ठीक है, दिस इज 12H, नो चेंज। तो स्टैक पॉइंटर जिसको स्टैक पॉइंटर का जो डेटा होगा वो क्या होगा डिक्रीमेंट होगा 1 से, तो डेटा क्या प्रेजेंट है 16H, तो 16H माइनस 1 करो, तो 16H माइनस 1, तो 6 माइनस 1 5, तो हेक्साडेसिमल में भी 5 होता है, दिस इज 1, तो ये कितना हो गया 15H। तो वैल्यू ऑफ स्टैक पॉइंटर क्या बन जाएगा यहाँ पे, द वैल्यू विल बी 15H, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। स्टैक पॉइंटर की वैल्यू स्टिल रिमेन्स द सेम, तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, या तो +2 से इंक्रीमेंट होती है प्लस या -2 से डिक्रीमेंट, मतलब जब पुश आएगा तो क्या होगा डिक्रीमेंट बाय 2, जब पॉप हुआ तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई SP/2, ठीक है। तो स्टैक पॉइंटर नहीं इंक्रीमेंट कर रहा, INX या DCX इंस्ट्रक्शन में स्टैक पॉइंटर तो अभी भी उसी को पॉइंट कर रहा है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कहां चेंज हुई, उस मेमोरी लोकेशन पे, मतलब स्टैक पॉइंटर का डेटा उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। INX है तो स्टैक पॉइंटर का डेटा इंक्रीमेंट होगा +1 से, अगर वो DCX SP है तो स्टैक पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा वहां जो डेटा होगा वो -1 होगा। क्लियर, स्टैक पॉइंटर डेटा इंक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर डेटा बाय 1 या डिक्रीमेंट द स्टैक पॉइंटर डेटा बाय 1 होगा। क्लियर, तो अब देखिए तो देखिए हमने बात करी थी प्रोग्राम काउंटर की, अब हम स्टार्ट करने वाले जंप ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, देखो प्रोग्राम काउंटर, अब स्टार्ट करनी है मुझे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। तो देखिए प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो क्या करता है, जिसमें एड्रेस प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है। क्लियर, उसका एड्रेस किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। क्लियर, तो आप देखिए प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, देयर इज अ वन इंस्ट्रक्शन, देखो उसका वो फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, ये प्रोग्राम काउंटर की SP की नहीं है, PCHL, PC क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम काउंटर, तो ये क्या है, मूव द रजिस्टर पेयर डेटा HL इनटू पॉइंट PC, मतलब प्रोग्राम काउंटर। तो ये PCHL क्या करता है, जैसे अभी देखा SPHL, तो HL रजिस्टर पेयर का डेटा SP में मूव हो रहा था, सिमिलरली PCHL क्या करती है, HL का डेटा PC में मूव कर देती है। तो मूव HL रजिस्टर पेयर डेटा, HL रजिस्टर पेयर डेटा इनटू प्रोग्राम काउंटर, इनटू प्रोग्राम काउंटर। तो HL में जो वैल्यू होगी दैट PCHL का मतलब जो HL की डेटा, HL में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है दैट इज बीइंग इनिशियलाइज्ड टू, वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, प्रोग्राम काउंटर की। तो दिस इज PCHL, एक ही इंस्ट्रक्शन है, ये बीच में स्पेस नहीं है, PCHL। तो HL में जो भी डेटा होगा दैट इज बीइंग कॉपी इनटू प्रोग्राम काउंटर। क्लियर, सेम विच इज सेम एज द SPHL, देखा था SPHL क्या कर रहा था, HL में जो भी डेटा है दैट इज बीइंग कॉपी इनटू प्रोग्राम काउंटर। ऐसे ही स्टैक पॉइंटर में, ऐसे ही PCHL में क्या हो रहा है, HL रजिस्टर पेयर में जो भी डेटा है वो किस में मूव होता है, प्रोग्राम काउंटर में। तो हम प्रोग्राम काउंटर को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। दूसरा, जब प्रोसेसर रीसेट हो जाता है तो प्रोग्राम काउंटर क्या हो जाता है, 000H पे चला जाता है। तीसरा, प्रोग्राम काउंटर क्या है, एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसके पास क्या होता है, एड्रेस होता है किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कहां से करनी है वो प्रोसेसर को बताता है, उसका एड्रेस, क्योंकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस किसके पास है, प्रोग्राम काउंटर के पास। तो प्रोसेसर को पता लगता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां से पिक करनी है, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। लेकिन जब भी प्रोग्राम में हॉल्ट आ जाता है तो प्रोग्राम काउंटर क्या कर देता है, स्टॉप इंक्रीमेंटेड कर, मतलब इंक्रीमेंट करना स्टॉप कर देता है, जो हॉल्ट पे है वहीं पे रुक जाता है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती फर्दर। क्लियर, तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में अभी और पढ़ेंगे। तो ये प्रोग्राम काउंटर को इनिशियलाइज करने की एक क्या होती है, इंस्ट्रक्शन PCHL, क्लियर, विच इज सेम एज द SPHL। तो वो क्या करते हैं, स्टैक पॉइंटर को इनिशियलाइज करता है, ये क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर को
इनिशियलाइज करता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। सी नेक्स्ट इज ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। तो देखिए 3 तरह की ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक होती है जंप, एक होती है कॉल, एक होती है रिटर्न। जंप, कॉल, एक है रिटर्न। जंप, कॉल एंड रिटर्न। जंप फर्दर आर ऑफ 2 टाइप्स, कंडीशनल जंप एंड अनकंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप एंड अनकंडीशनल जंप। सिमिलरली ये भी क्या होती है, कॉल। कंडीशनल होती है, अनकंडीशनल। कंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप, और ये क्या होता है, अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप, ओ सॉरी कॉल है एक, अनकंडीशनल कॉल या कंडीशनल कॉल, ठीक है, अनकंडीशनल कॉल। Similarly, return are of 2 types, conditional call, conditional return और unconditional return. Conditional return and unconditional return. Unconditional return. तो देखो अगर वो जंप है, मतलब कब इसकी जरूरत पड़ती है। जंप मतलब सपोज मुझे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए उसका स्पेस कम हो गया, या दूसरा क्या हो गया, मतलब एक मेन प्रोग्राम को छोड़ के मैं दूसरे प्रोग्राम में भी जंप कर सकता हूं, एक दूसरे मेमोरी लोकेशन पे भी जंप किया जा सकता है। हर बारी ऐसा नहीं होता, मान लो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था कि ये इंस्ट्रक्शन हुई, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। अगर मैं कहीं पे लिख दूं जंप, जंप के साथ क्या होता है, 16 बिट का एड्रेस भी प्रेजेंट होता है, वो बताता है प्रोसेसर को कि कहां पे जंप कर जाओ, ठीक है। तो ये वो मेन प्रोग्राम को छोड़ के दूसरी मेमोरी लोकेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जंप करवाने के कितने तरीके होते हैं, एक होते हैं कंडीशनल और एक होता है अनकंडीशनल। अनकंडीशनल जंप में होता है तो इंस्ट्रक्शन इज JMP, 16 बिट एड्रेस। 16 बिट एड्रेस बोले तो मतलब 16 बिट का एड्रेस, 16 बिट एड्रेस। तो इस जो भी एड्रेस दिया हुआ है 2040H, 2656H, 1834H, कहीं पे भी, तो 16 बिट का एड्रेस F000H से लेके FFH तक जंप कराया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड अ अनकंडीशनल जंप। फॉर एग्जांपल जंप 2060H, तो ये क्या कर देगा, प्रोसेसर का कंट्रोल कहां चला जाएगा, 2040, ये क्या है, इस एड्रेस पे चला जाएगा। तो यहां ये क्या, मेमोरी का एड्रेस है, इस एड्रेस पे जंप करना है, तो इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी होंगी उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर। जबकि कंडीशनल जंप क्या होते हैं, देखिए कंडीशनल जंप में होता है हमारे पास जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी, ठीक है। नेक्स्ट जंप इफ कैरी, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, ठीक है। नेक्स्ट इज जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, जंप इफ पैरिटी इवन, जंप इफ पैरिटी ऑड, जंप इफ प्लस साइन, जंप इफ माइनस साइन। तो देखो कंडीशनल जंप, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही JC 16 बिट एड्रेस, लेकिन कब जंप करना है, जब क्या हो, ये कंडीशन फुलफिल हो। अभी इसको देखो JC 16 बिट एड्रेस, जंप इफ कैरी, इसको क्या पढ़ते हैं, जंप इफ कैरी, तो ये कंडीशन आ गई। कैरी मतलब कैरी की वैल्यू 1 होगी तभी जंप करेगा। जंप इफ नो कैरी मींस जंप JNC जंप इफ नो कैरी। नो कैरी मींस कैरी फ्लैग क्या होना चाहिए, 0, तभी वो जंप करेगा। जंप 16 बिट एड्रेस, जंप 16 बिट एड्रेस ये तो है अनकंडीशनल जंप, कि जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी वो जंप कर जाएगा इस एड्रेस पे। तो यहाँ इस एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मेमोरी लोकेशन। अच्छा ये क्या है, जंप इफ 0, जंप इफ 0 मींस Z फ्लैग इज 1 तब जंप करेगा। जंप JNZ, जंप इफ नो 0, क्लियर, मींस 0 फ्लैग इज 0 तब जंप करेगा। जंप इफ पैरिटी इवन, JP क्या पढ़ते हैं, जंप इफ पैरिटी इवन,
इवन पैरिटी मतलब पैरिटी फ्लैग क्या होना चाहिए 1, जंप इफ पैरिटी और जेपीओ क्या पढ़ेंगे, जंप इफ पैरिटी क्या होनी चाहिए ऑड, मींस पैरिटी ऑड मतलब क्या होगा, पैरिटी फ्लैग दैट इज 0, जंप इफ प्लस साइन, जेपी पढ़ते हैं जंप इफ प्लस साइन, जेएम जंप इफ माइनस साइन, देखो माइनस साइन ये कौन इंडिकेट करता है, प्लस साइन या माइनस साइन, साइन फ्लैग 0 मतलब प्लस, साइन फ्लैग 1 मतलब साइन फ्लैग इज 1 मींस नंबर इज नेगेटिव, तो जंप इफ माइनस साइन मतलब साइन फ्लैग इज 1, ठीक है। तो ये जेसी 16 बिट एड्रेस, यहां पे क्या होगा, एड्रेस होगा कहां पे जंप करना है, लेकिन क्या आ गई, कंडीशन आ गई, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, जेसी लिखा है जब कैरी फ्लैग 1 होगा तभी होगा, जंप इफ नो कैरी मींस व्हेन सी फ्लैग इज 0, जंप इफ 0 मतलब Z 0 फ्लैग इज 1, जंप इफ नॉट 0 मतलब 0 फ्लैग इज 0, जंप इफ पैरिटी 1 मतलब पैरिटी फ्लैग क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, जेपीओ जंप इफ पैरिटी ऑड मीन पैरिटी फ्लैग क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जंप इफ प्लस साइन, जेएम इज जंप इफ माइनस साइन, तो साइन फ्लैग की 0 है तभी वो जंप करेगा, साइन फ्लैग क्या है 1 है तभी वो जंप करेगा, कहां पे, यहां पे क्या होगा, जंप 16 बिट एड्रेस, कोई एड्रेस गिवन होगा, जैसे ये लिखा है ना ऐसे ही लिखेंगे जेसी 4016H, तो इसका मतलब क्या आ गया, जंप इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग 1 है तभी वो जंप करेगा, नहीं तो वो अगली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, जंप ही नहीं करेगा, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं JNC 1004H, जंप इफ नो कैरी मींस कैरी फ्लैग इज 0 तब जंप करेगा, JZ जंप इफ 0 फ्लैग, जंप इफ 0 मतलब 0 फ्लैग क्या होना चाहिए 1 तब जंप करेगा, कहां पे, मान लो कोई लोकेशन लिख ली, JNZ क्या हो गया, JNZ जंप इफ नॉट 0 कहां पे, किसी एड्रेस पे, कौन सा एड्रेस पे, कोई भी ले लो, जंप इफ नॉट 0 मतलब 0 फ्लैग इस क्या है, सेट नहीं हुआ, Z 0 है तो मूव करेंगे, तो जब ये कंडीशन फेल हो गई तो वो क्या करेगा, जो उसके बाद वाली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये होती है अनकंडीशनल जंप कि कोई भी कंडीशन नहीं लगी हुई, ये होती है कंडीशनल जंप्स, जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी, जंप इफ 0, जंप इफ नॉट 0, मींस ये क्या कर रहा है, फ्लैग्स का स्टेटस ही तो चेक कर रहा है, ये कैरी फ्लैग को देख रहा है, ये 0 फ्लैग को देख रहा है, ये पैरिटी फ्लैग को देख रहा है और ये साइन फ्लैग का स्टेटस को देख रहा है। ऐसे ही सिमिलरली ये होती हैं कंडीशनल कॉल एंड अनकंडीशनल कॉल, तो ये है कॉल 16 बिट एड्रेस, तो ये क्या होगी, अनकंडीशनल कॉल होगी, अगेन वही सेम जो यहां पे पढ़ा, कॉल इफ कैरी, कॉल इफ नो कैरी, call if 0, call if not 0, call if parity even, call if parity odd, call if plus sign, call if क्या है माइनस साइन, बस। तो ये फॉर एग्जांपल ये कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, मीनिंग सेम ही है इनका, और ये यूज भी नहीं होती, अनकंडीशनल कॉल ही ज्यादा यूज होंगी। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में ही सारी, जंप, कॉल और रिटर्न। तो ये कंडीशनल और अनकंडीशनल समझ लो बस, कोई कंडीशन नहीं है तो करने ही वाला है, दैट इज अनकंडीशनल। कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो मैं लिखूं अगर कॉल 1868H, तो ये क्या हुआ, 16 बिट का एड्रेस है, तो यहां पे पढ़े वाला जो सब प्रोग्राम है मींस इस इंस्ट्रक्शन पे प्रोग्राम काउंटर मूव कर जाएगा, जो इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन होगी उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्शन। अगर मैं लिखूं कॉल इफ नॉट 0 1040H, तो अब ये क्या हुआ, एक कंडीशनल कॉल हो गई, कॉल इफ नॉट 0 मीन 0 फ्लैग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट 0 मतलब 0 फ्लैग इज 0, Z फ्लैग की वैल्यू 0 है तभी कॉल करेगा, नहीं तो अगर कंडीशन फेल होगी तो अगली इंस्ट्रक्शन पे मूव कर देगा, ठीक है। देन इट विल नॉट कॉल दैट सब प्रोग्राम, कॉल का मीनिंग मतलब एक मेन प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम को कॉल करना, मींस वो उस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, क्लियर। अब देखो कॉल और रिटर्न बहुत ही क्लोज रिलेशन है इनका, क्या है देखते हैं। अनकंडीशनल रिटर्न मतलब RET, सिंपल RET, किसी भी सब प्रोग्राम में यूज करते हैं इसको रिटर्न को। RET इज क्या होता है, अनकंडीशनल रिटर्न, तो ये इटसेल्फ इज अ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। RET इसका क्या होता है,
अगर ये कंडीशनल रिटर्न की बात करें तो वही रिटर्न इफ कैरी, रिटर्न इफ नो कैरी, रिटर्न इफ जीरो, रिटर्न इफ नॉट जीरो, रिटर्न इफ पैरिटी इवन, रिटर्न इफ पैरिटी ऑड, रिटर्न इफ प्लस साइन, रिटर्न इफ माइनस साइन। तो ये इटसेल्फ, इसके आगे एड्रेस नहीं लिखते बिकॉज ये सब प्रोग्राम में यूज करा जाता है रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कॉल और जंप के साथ एड्रेस लिखा जाता है लेकिन रिटर्न के साथ नहीं लिखा जाता। अनकंडीशनल रिटर्न है तो सिंपल ये इंस्ट्रक्शन होती है RET, दैट्स इट। अगर वो कंडीशनल रिटर्न है तो RC, RNC, RZ, तो कभी ये देखने को भी नहीं मिलती क्योंकि प्रोग्राम में यूज ही नहीं करते। ज्यादातर क्या यूज दिखेगा, RET दिखेगा, कॉल दिखेगा। जंप में कंडीशनल ज्यादा यूज होती हैं, तो अब हम इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं क्या। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है कि हर एक में पॉसिबल होती है कि कंडीशनल कॉल हो या कंडीशनल रिटर्न हो, लेकिन हमारे जो भी प्रोग्राम्स दिखेंगे या तुम्हें दिखेंगे ही वही कौन से कॉल, अनकंडीशनल कॉल वाले कॉल 16 बिट एड्रेस और अनकंडीशनल रिटर्न RET इंस्ट्रक्शन। तो ये इंस्ट्रक्शन दिखेगी या ये इंस्ट्रक्शन दिखेगी, ना ये कभी यूज होते हैं ना कंडीशनल कॉल कभी यूज होती है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो हम कॉल यूज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है JNZ, क्लियर। इसमें भी जंप में भी कंडीशनल जंप में JNZ ज्यादा यूज होता है। जंप के साथ क्या होता है 16 बिट का एड्रेस, कॉल के साथ भी क्या होता है 16 बिट का एड्रेस। तो अब देखते हैं जंप और कॉल रिटर्न। तो इंस्ट्रक्शन, अब ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने वाला हूं इनको, क्लियर, कब कैसे यूज होते हैं। तो दिस वाज द ओवरव्यू कि कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, जंप, कॉल एंड रिटर्न। तो ये भी कंडीशनल भी हो सकती है, अनकंडीशनल भी हो सकती हैं। मीन्स कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब जंप करना है कि वैसे ही एक नॉर्मल अनकंडीशनल जंप है, क्लियर। तो कंडीशनल और अनकंडीशनल होते हैं ये दो। अब देखिए नेक्स्ट है जंप इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो देखो, अगर मुझे कोई इंस्ट्रक्शन को 4 बार लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लूप बना सकता हूं। एक लूप में इंस्ट्रक्शन लिख दी, अगर एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करना पड़े, एक इंस्ट्रक्शन 10 बार, मतलब सपोज देखिए कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उनको बार बार यूज करना है, तो वहां पे क्या लगा दूं, लूप लगा दूं। लूप में क्या होता है वो कितनी बार भी यूज करी जा सकती हैं, यही एडवांटेज है जंप का। तो जंप का मतलब होता है किसी पोजीशन पे, किस एड्रेस पे जंप करना, लेकिन जंप को हम प्रेफर करते हैं कि सेम प्रोग्राम में जब हमें क्या करना ना हो, लूप बनाना हो। लूप मीन्स एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज करना है, तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो पहले देखिए जंप इंस्ट्रक्शन, तो फर्स्ट बात करते हैं जंप इंस्ट्रक्शन की। तो देखिए क्या प्रोसेस होता है, JMP 16 बिट एड्रेस। तो मतलब ये क्या है, अनकंडीशनल जंप है, JMP, ठीक है। मान लो 1040H, तो ये क्या करेगा, जंप कहीं पे भी ये इंस्ट्रक्शन आ गई प्रोग्राम के बीच में, वो क्या कर जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाएगा, क्या, प्रोग्राम का कंट्रोल। तो अभी तक हमने क्या देखा, 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन यूज हो रही थी, क्लियर। तो अगर मैं देखो दूसरा होता है इसका, एक एप्लीकेशन हो गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार यूज करना है, ठीक है। तो 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या लगा दो, लूप लगा दो 10 का, तो 10 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब मुझे कैसे पता कि मैं प्रोग्राम में वापस कैसे जाऊंगा, वो कैसे जाऊंगा, वो जंप इंस्ट्रक्शन से जाऊंगा। मींस सेम प्रोग्राम में, अगर मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ लाइन है उनको वापस जाना है, तो देखिए अगर एक एग्जांपल से चलते हैं कि जंप का मीनिंग समझो कब यूज करते हैं हम जंप इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मान लो MVI A,20H, MVI B,4H, ठीक है। एड B, चलो छोटा नंबर लेते हैं, MVI A,02H, 04H,
क्लियर, 8 बिट का डेटा डालना है। MVI A,02H, MVI B,04H, add B, next is DCR B, next is JNZ। अब देखो कहां पे, मान लो प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, इस इंस्ट्रक्शन का भी कुछ एड्रेस होगा। ये कितना एड्रेस होगा इसका, मान लो कोई रैंडम वैल्यू ले ली 1406H, दिस इज द मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी लोकेशन है कहां पे स्टोर होती है। अब ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है, इस इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो क्या मतलब है, अगला एड्रेस कहां पे होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे सेव हो रही होगी। ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 2 मेमोरी लोकेशन यूज करेगा, एक 4006, एक 4007। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 4008 पे होगी। तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो 2 मेमोरी लोकेशंस ले लिया, एक हो रहा है 6 और एक है 7। ठीक है, तो देखिए ये प्रोग्राम कैसे स्टोर हो रहा होगा, मैंने बताया था ये क्या इंस्ट्रक्शन है, MVI A,02H, ये इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इसका इनिशियल क्या दे रखा है, कहां पे मेमोरी में स्टोर करी गई है, दैट इज इनिशियल एड्रेस इज गिवन, तो 1406। तो अगली ये कितनी है, 2 बाइट की है, तो मेमोरी में देखो 2 बाइट का मतलब एक में क्या होगा, ऑप कोड सेव होगा, दूसरे में ये वैल्यू सेव होगी। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ऑप कोड, सेकंड में ये सेकंड बाइट, तो 02H। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है 1406H, नेक्स्ट इज 1407H। तो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो +2 होगा एड्रेस में, अगले का एड्रेस कहां से आ जाएगा, अगले क्या है MVI B,04H, ये भी कितनी है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अगर ये भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो ये क्या है 2 मेमोरी लोकेशन लेगी, तो अगले लोकेशन का एड्रेस क्या आ जाएगा +2, तो 140AH। 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है A इन टर्म्स ऑफ हेक्साडेसिमल। क्लियर, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गई, ये इंस्ट्रक्शन कितने बिट की है, कितने की है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो इसको क्या चाहिए, एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, यानी कि +1 करो, इसमें क्या आ जाएगा, अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा, तो 140BH। नेक्स्ट ये कितने हैं, अगेन 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, कोई 8 बिट का डेटा 16 बिट का डेटा प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो क्या है, ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो इसको भी एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो अगली इंस्ट्रक्शन कहां होगी, +1 कर दो, यानी कि 140CH। क्लियर, अगेन अब देखो मान लो मुझे ये 2 इंस्ट्रक्शन बार बार यूज करनी है, तो मैंने क्या लगाया JNZ, जंप इफ नॉट 0, मतलब 0 फ्लैग इज जब तक क्या है 0 है तब तक जंप करना है, कहां पे 140AH। तो जंप यूज करते हैं हम सेम प्रोग्राम में पीछे जाने के लिए, सेम प्रोग्राम में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन जैसे ही यहां पे पहुंचेगा वो 0 फ्लैग का स्टेटस चेक करेगा, अगर ये ट्रू है मतलब Z की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये क्या कर देगा, इस पे प्रोग्राम काउंटर को वापस भेज देगा, तो अब वापस से इस वाली इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू कर देगा। ठीक है, जंप के साथ जो भी एड्रेस है तो वो कहां पे, प्रोग्राम काउंटर इस पे जंप कर जाएगा। क्लियर, अब ये इंस्ट्रक्शन कितने की है, दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑफ JNZ 1406, तो क्या 16 बिट का डेटा प्रेजेंट है, तो ये कितनी है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो अगला मेमोरी लोकेशन क्या होगा +3 करो, C D और E तो इसके लिए चले गए, तो +3 करेंगे क्या आएगा, C D E चले गए तो क्या बचेगा F, तो C कितना होता है 12, 12 + 3 कितना होता है 15, तो अगली इंस्ट्रक्शन किस पे आएगी, ये मेमोरी लोकेशन पे आएगी। यानी कि मुझे क्या करना था, इन इंस्ट्रक्शन को बार बार यूज करना था, तो मैंने क्या लगा दिया, जंप लगा दिया। जंप क्या होता है 16 बिट एड्रेस, कहां पे जंप करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, दिस इज अ कंडीशनल जंप लगाइए JNZ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये क्या चला जाएगा, इस मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाएगा। ये सारे क्या है, दिस इज द मेमोरी एड्रेस, कहां से स्टोर किया है, दिस इज द मेमोरी लोकेशंस और द मेमोरी एड्रेस। क्लियर, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है 2 बाइट की, तो अगला एड्रेस क्या होगा +2, ये कितनी है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो 2 मेमोरी लोकेशन यूज होंगी, तो +2 पे क्या आएगी अगली इंस्ट्रक्शन, ये क्या है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो क्या होगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा +1, तो ये कहां पे किस लोकेशन पे स्टोर होगी वो बात हो रही है।
DCRB मतलब डिक्रीमेंट, ये क्या है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो क्या होगा अगला लोकेशन क्या होगी मेमोरी की +1। ये कितने की है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो अगली क्या होगी +3 पे, मतलब मेमोरी लोकेशन कहां पे स्टोर सेव हुआ होगा। अगर टोटल पहुंचे कितना क्या चाहिए मेमोरी स्पेस चाहिए इसको स्टोर करने के लिए, तो देखो इसको 2 बाइट, इसको 2 बाइट, इसको 1 बाइट, इसको 1 बाइट, इसको 3 बाइट, इसको 1 बाइट। तो ये इंस्ट्रक्शन जब बताई थी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होती है। अगर इंस्ट्रक्शन में कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन होगी। अगर इंस्ट्रक्शन में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है तो वो 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, मतलब 2 मेमोरी लोकेशंस वो यूज करेगी, मींस 2 बाइट मेमोरी चाहिए उसको सेव कराने के लिए। अगर इंस्ट्रक्शन में 16 बिट का नंबर प्रेजेंट है तो वो क्या है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, मींस 3 मेमोरी लोकेशंस को यूज करेगा वो, मींस 3 बाइट की मेमोरी चाहिए उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने के लिए। तो उसी बेसिस पे मुझे देखा 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, इनिशियल वैल्यू क्या है, फर्स्ट कहां से स्टोर सेविंग हुई थी, इंस्ट्रक्शन यहां से स्टोर करी हुई थी मेमोरी में। तो पहला हमेशा क्या होता है इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड स्टोर होता है, बाद में उसका बिट स्टोर होता है। तो ये 2 बाइट होगी, तो अगली इंस्ट्रक्शन कहां आएगी 1408H पे आएगी, तो +2 कर दूं इसमें। अगर ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे क्या कर दिया +2, तो अगली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आ गया। इसका भी क्या है, अगर ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो +2 करेंगे तो अगले मेमोरी लोकेशन आ जाएगा। ये कितनी है 1 बाइट की, तो +1 करो तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ये कितनी है 1 बाइट की, तो +1 की नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ये क्या है 3 बाइट की है तो +3 करा तो अगली इंस्ट्रक्शन का मेमोरी लोकेशन आ गया, कहाँ पे है, क्लियर। तो ये जो लिखे जाते हैं ये क्या होते हैं, ये These are called the addresses or the memory locations, क्लियर। हमारा काम यहाँ पे क्या, ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा और क्या काम करेगा। तो हमने इसमें देखा कि जंप इंस्ट्रक्शन का क्या रोल होता है। जंप होता है एक ही प्रोग्राम में अगर पीछे जाना, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे जंप यूज कर लो, क्लियर है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक तरह से लूप लगा दिया। अब ये काम क्या कर रहा है प्रोग्राम वो देखना, क्लियर। तो दिस इज द प्रोग्राम। अब ये जंप का मीनिंग बताना था, जंप कब यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी प्रोग्राम में, वो इससे बाहर भी कहीं किसी को कॉल कर जंप कर सकता है, लेकिन फिर वो वापस नहीं आ सकता। जंप से अगर वो किसी सब प्रोग्राम में जाने वाला है, मतलब मेन प्रोग्राम को छोड़ के किसी और प्रोग्राम में जाएगा, तो वो वापस नहीं आ पाएगा इन केस ऑफ जंप। तो जंप हमेशा इसलिए प्रेफर करते हैं जब सेम प्रोग्राम में पीछे जाना हो, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बार बार एग्जीक्यूट करानी हो, तो हम यूज करते हैं जंप को। तो देखिए जंप क्या हो रहा है, अब देखिए ये प्रोग्राम कर क्या रहा है वो देखते हैं। इसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन MVI A,02H, व्हाट इज द मीनिंग, मूव इमीडिएट डेटा into accumulator, the value of accumulator will be 02H after executing this instruction. Second instruction क्या है MVI B,04H, move immediate data into register B, तो B की वैल्यू क्या आ गई 04H, क्लियर। add B का मतलब A plus B and the result is stored in accumulator। A की वैल्यू क्या है 02, B की वैल्यू क्या है 04, तो वैल्यू कितनी आ गई 06H, तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज 06H, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी हो गई 06H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन, क्लियर। तो A प्लस B एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन A, तो 02 प्लस 04 दोनों क्या है हेक्साडेसिमल में, तो ये कितना आ गया 06H। नेक्स्ट डिक्रीमेंट रजिस्टर B, ये क्या करेगा रजिस्टर B की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, तो B की वैल्यू क्या थी 4, अब क्या हो जाएगी -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 1 3, तो हेक्साडेसिमल में भी क्या है 3, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या चेक करना है J and Z, जंप इफ नॉट 0, मीन 0 फ्लैग की वैल्यू चेक करनी है। अगर वो 0 फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वो जंप करेगा, 0 फ्लैग की 1 है, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई है तो वो जंप नहीं करेगा। जंप इफ नॉट 0 मीन 0 फ्लैग की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो जंप करेगा। तो इससे पहले वो देखो ये रजिस्टर की वैल्यू 0 हुई है क्या, नहीं हुई, तो ये क्या है Z की वैल्यू 0, तो ये कंडीशन क्या हो गई जंप इफ नॉट 0 मीन Z 0 फ्लैग की वैल्यू क्या है 0, तो ये कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो कहां पे जंप कर जाएगा 140A। तो अब ये प्रोग्राम कहां पे चला गया वापस से इस इंस्ट्रक्शन पे चला गया, पीछे चला गया।
अब यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। यहां पे इंस्ट्रक्शन क्या लिखी है, ADD B, एड बी। एड बी का मतलब क्या है, बी की वैल्यू ऐड करना है ए में, तो ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और क्या करेगा, रिजल्ट ए में स्टोर करेगा। लेकिन बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये तो भूल जाओ अब पीछे, बी की वैल्यू यहां तक क्या हो चुकी है 0.3, तो अब ये प्रीवियस वैल्यू नहीं लेगा, बी की वैल्यू उसमें आ गई है 0.3। ए की वैल्यू क्या है, ये चेंज नहीं हुई 0.2, क्लियर। किस ए की वैल्यू हो चुकी है 0.6, सॉरी ए की वैल्यू क्या हो चुकी थी यहां तक 0.6, बी की वैल्यू 0.3, वापस से ऐड बी इंस्ट्रक्शन लगाई तो क्या होगा, ए और बी की वैल्यू ऐड होगी, ए और बी की वैल्यू मतलब 0.6h एंड बी इज 0.3h, प्रीवियस वैल्यू भूल गया, ऐड बी करा मतलब एक्यूमुलेटर की नई वैल्यू क्या आ गई थी 0.6, डिक्रीमेंट बी करा तो बी की वैल्यू 0.3। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वापस से यहाँ पे इस वाली इंस्ट्रक्शन पे मूव करेगा, तो ये क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन पे मूव करा ऐड बी, ऐड बी ने क्या करेगा a प्लस बी एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन ए की वैल्यू 0.6 है, बी की वैल्यू 0.3 है, तो ये कितना होगा 0.9h। तो अब a की वैल्यू क्या हो चुकी है, a की वैल्यू हो चुकी है 0.9h। नेक्स्ट अगली इंस्ट्रक्शन क्या आ गई, डिक्रीमेंट b, तो b की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2h। नेक्स्ट क्या इस जे एन जेड मतलब जंप इफ नॉट जीरो, तो जीरो फ्लैग अफेक्ट हुआ क्या, इससे पहले वाले रजिस्टर में क्या है नॉन जीरो वैल्यू है, तो अभी भी जेड की वैल्यू क्या है 0, जब इससे पहले जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू 0 होगी तभी तो जीरो फ्लैग 1 होगा, रजिस्टर में वैल्यू 0 होती है तो जीरो फ्लैग 1 होता है, इससे पहले में क्या है नॉन जीरो वैल्यू है रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन में, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन क्या कर देगी जीरो फ्लैग को 0, नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो फ्लैग इज 0, तो जब तक जीरो फ्लैग क्या है, जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 है तब तक जे एन जेड जंप इफ नॉट 0, क्लियर। जीरो फ्लैग जब तक सेट नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा जंप, तो अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है, तो अब भी वापस से ये आया, ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, तो वापस से ये क्या चला गया अपने इस इंस्ट्रक्शन पे चला गया, इस एड्रेस पे चला गया पॉइंटर। अब वो वापस से इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ऐड बी, ऐड बी कितना होता है, ऐड बी मतलब a प्लस बी, लेकिन अब a की वैल्यू क्या है 0.9, b की वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.902 कितना हो गया 9 to 11, 11 किस में हुआ हेक्साडेसिमल में, तो डेसिमल सॉरी डेसिमल में, हेक्साडेसिमल 11 इज b, तो वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इज क्या आ गई 0.bh। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिक्रीमेंट b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0.1h, 0.1 हुई, 0.2 थे -1 करेंगे तो कितना होगा 0.1h, क्लियर। नाउ अभी भी ये क्या वैल्यू है नॉन जीरो वैल्यू है, तो अभी भी ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू हो गई, जे एन जेड जब तक ये रजिस्टर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक क्या है जेड की वैल्यू क्या है 0, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो वापस से प्रोग्राम का कंट्रोल कहां चला जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा, इस एड्रेस पे, यहां पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब a की वैल्यू है 0b, b की वैल्यू है 0.1, तो a इज इक्वल टू 0b एंड b इज इक्वल टू 0.1, क्लियर। यही है a की वैल्यू क्या है 0b, b की वैल्यू क्या है 0.1, तो ऐड करो क्या होगा, बिकॉज ऑपरेशन तो यही होना है a प्लस बी, लेकिन a की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, b की वैल्यू भी चेंज हो चुकी है, तो b प्लस 1 कितना होता है c, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज a की वैल्यू क्या आ गई 0c h, क्लियर। आप देखिए नाउ नेक्स्ट क्या आएगा, अब 0c, नेक्स्ट क्या है डिक्रीमेंट b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0.0h, क्लियर। तो अब देखिए अब जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो फ्लैग की वैल्यू हो गई, जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई 0, बिकॉज रजिस्टर में क्या आ गया 0, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, जैसे ही रजिस्टर की वैल्यू 0 हुई z की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू इज 1, जैसे ही b की वैल्यू 0 हुई z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा, तो इसने क्या कहा जंप इफ नॉट 0, जब तक जीरो फ्लैग सेट नहीं हो जाता, मींस z की वैल्यू जब तक 0 थी ये कंडीशन ट्रू थी, जैसे ही z की वैल्यू 1 हुई ये कंडीशन क्या हो गई फेल हो गई, ये कंडीशन फेल होगी तो अब ये वापस से जंप नहीं करेगा, अब किस पे जंप करे, अब ये कहां जाएगा होल्ड इंस्ट्रक्शन, अगली इंस्ट्रक्शन पे, जंप से अगली जो भी इंस्ट्रक्शन होगी उस पे आ जाएगा, अगर कंडीशन फेल हो रही है तो क्या है होल्ड, होल्ड का मतलब स्टॉप, तो ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा।
तो अब देखो ए में वैल्यू क्या आ चुकी है 0CH। तो जंप का रूल क्या होता है कि जंप कब यूज करते हैं, सेम प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर बार बार एग्जीक्यूट करनी है तो हम क्या लगा देंगे जंप। तो जब जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो क्या हो रही है, वो जंप करेगा उस एड्रेस पे, ठीक है। वो एड्रेस ये भी दे सकते थे, ये भी दे सकते थे, ये भी दे सकते थे, या ये भी दे सकते थे। वो तब क्या करेगा, अपनी प्रीवियस वैल्यू पे जंप करेगा और क्या होगा, जंप करेगा। क्लियर। जब कंडीशन ट्रू होगी तो अनकंडीशनल जंप में क्या हो जाएगा, जब भी ये इंस्ट्रक्शन आएगी वो एग्जीक्यूट करना है। हमें ऐसा नहीं, हमने कंडीशन लगा दी, जब तक 0 फ्लैग 1 ना हो जाए तब तक क्या करते रहो, जंप करते रहो। तो ये होती है जंप का, जंप इंस्ट्रक्शन कहाँ यूज करते हैं। अब मैंने ये वाली इंस्ट्रक्शन बार बार यूज कर ली, तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार यूज होती है तो वहां पे हम जंप इंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। क्लियर। हमें बार बार इंस्ट्रक्शन यूज करने की जरूरत नहीं होती, हम यूज कर सकते हैं लूप। इसी को क्या लगा रहा हूं, लूप लगाने के लिए। एक तरह से लूप ही चला ये। कितनी बार लूप चला, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार, 4 बार ये लूप चला है ये। क्लियर। तो अब देखिए दिस इज द जंप इंस्ट्रक्शन थी ये। अगर मैंने मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मतलब MVI A,20H, MVI B,40H, MVI या add B, उधर से लगा दिया मैंने जंप 4004H। तो अब ये इसका मतलब क्या हो गया, जंप 4004H। तो जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन पे आएगा जंप। ये कैसी है, अनकंडीशनल जंप है, अनकंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप है। क्लियर। तो देखो ये प्रोग्राम का एड्रेस था कुछ, स्टार्टिंग एड्रेस। ये किसके पास होता है, ये जो प्रोग्राम का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। जैसे मान लो प्रोसेसर यहां से स्टार्ट करेगा, तो दिस एड्रेस वाज जनरेटेड बाय प्रोसेसर, तो उसने यहां से एक्सेस करना स्टार्ट किया। तो पहली इंस्ट्रक्शन ये रही, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करने वाली है उसका एड्रेस। जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर में वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट वैल्यू प्रोसेस प्रेजेंट होती है। तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है, नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस प्रेजेंट होता है कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे है। ये वैल्यू प्रेजेंट होती है प्रोग्राम काउंटर में कि अगली वैल्यू कहां से, अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस मेमोरी लोकेशन से लेनी है, उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास। तो ये जो वैल्यूज लिखी है ये क्या है, एक तरह से प्रोग्राम काउंटर का वैल्यूज होती हैं कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का रजिस्टर होता है जो क्या होता है, एड्रेस स्टोर करता है फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। टू बी एग्जीक्यूटेड, कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन आने वाली है उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास। तो जब प्रोसेसर इसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है तो प्रोसेसर के पास क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। जब प्रोसेसर इस इंस्ट्रक्शन को पिक कर लेगा तो प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा होगा कि अगली इंस्ट्रक्शन कहां पे है। ठीक है। तो ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास। देखो अब मान लो ये एड्रेस था 1004H, 1005H, नो सॉरी दिस इज 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी 1006H। ये कितनी है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन, तो अगली कितने कहां पे होगी, +2 करो 1008H। ये कितनी है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन, तो क्या होगा 1009H। 1 बाइट की ये मेमोरी लोकेशन, 2 बाइट की है तो +2, 2 मेमोरी लोकेशन ले जाएगी, एक तो 4 और एक 5, तो अगला कहां पे होगा इंस्ट्रक्शन 6 पे होगा। नेक्स्ट क्या है, ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो मेमोरी लोकेशन 6, 1006 एंड 1007 इसके लिए रिजर्व हो गई, 2 बाइट ले ली, इसमें मतलब +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अगले मेमोरी का एड्रेस मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहां पे है उसका एड्रेस आ जाएगा। ये क्या है 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन यानी कि एक ही मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो +1 कर दो, 8 पे ये स्टोर हो गया तो 9 पे क्या हो जाएगा अगली इंस्ट्रक्शन। अब देखो जैसे ही वो प्रोसेसर यहां पे पहुंचा, इसने कहा जंप 4004, ये क्या एक अनकंडीशनल जंप है। अब इसके आगे वाली इंस्ट्रक्शन को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, वो यहीं पे छोड़ देगा। ये क्या थी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, ये 8 बिट का नंबर है तो क्या है 16 बिट का नंबर है तो ये क्या 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। तो अगर ये कितने की इंस्ट्रक्शन है 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो यहां पे क्या आएगा
देखिए 3 बाइट के इंस्ट्रक्शन है तो 100, 9 + 3 कितना हुआ 12, तो दैट इज 100CH। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए थी होल्ड समथिंग, ठीक है ना। मान लो अभी भी चल रहा है ऑपरेशन MVI A,40H, ठीक है, फिर चल रहा है ये 2 बाइट के इंस्ट्रक्शन तो 100 C और D, तो E पे क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, होल्ड। ये इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन हमने देखा ये कैसी है, अनकंडीशनल जंप है, अनकंडीशनल जंप आ गया, ठीक है। अनकंडीशनल जंप का मतलब जब भी इस इंस्ट्रक्शन पे पहुंचेंगे तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, इस वाली लोकेशन पे प्रेजेंट है, जंप 4004, दिस इज अनकंडीशनल जंप। तो जैसे ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा तो अगले प्रोसेसर अगली इंस्ट्रक्शन यहां से नहीं पिक करेगा, ये वाली अगली इंस्ट्रक्शन क्या होगी 4004 पे होगी। मींस ये अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के कहां चला जाएगा, उस मेमोरी लोकेशन 4004H पे जो होएगी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो आगे वाली तो एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, इसीलिए तो वो वापस नहीं आता जंप से, वो सब प्रोग्राम, दिस वाज द मेन प्रोग्राम, यहां से एग्जीक्यूशन हो रहा होता, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस इज द सब प्रोग्राम, मतलब इसको जंप करके मैंने कहां चला गया, इस वाले मेमोरी लोकेशन पे, इस मेमोरी लोकेशन पे चला गया, लेकिन अब इस मेमोरी लोकेशन से वापस नहीं आ सकता अगर मैं जंप से जा रहा हूं तो दिस इज द सब प्रोग्राम। लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है किसमें, जब हम कॉल से जाते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, सब प्रोग्राम कॉल करते हैं, तो जंप को हम प्रेफर करते हैं जब एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लूप बनाना हो, जब एक ही इंस्ट्रक्शन बार बार यूज करनी हो, तो हम उसी प्रोग्राम में पीछे जाने के लिए हम किसको यूज करते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के किसी और मेमोरी लोकेशन पे जाने इंस्ट्रक्शन गलत नहीं है, बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये वापस से अपने मेन प्रोग्राम में वापस नहीं आ सकता अगर वो किससे गया, जंप से। तो हम कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। कॉल, किसी सब प्रोग्राम को कॉल करना है तो क्या रखूंगा, कॉल, उसके अंदर सब प्रोग्राम में लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होती है, रिटर्न। तो कॉल और रिटर्न एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर प्रोग्राम जंप से गया है तो रिटर्न से वापस नहीं आता, कॉल से जाता है तो ही रिटर्न से वापस आता है। तो ये जंप हमेशा इसलिए प्रेफर करते हैं जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बार बार यूज करनी हो सेम प्रोग्राम में। तो हमें पता है कि ये बार बार इंस्ट्रक्शन यूज करनी है तो मैं क्या लगा दूंगा, जंप लगा दूंगा। तो सेम प्रोग्राम में पीछे जाने के लिए यूज कर रहे हैं इसको। लेकिन अगर इससे मेन प्रोग्राम किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे जंप करना है, जाना इंस्ट्रक्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन फिर वापस कैसे आएंगे इस मेन प्रोग्राम में, आगे की इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें अगर अपने मेन प्रोग्राम को छोड़ के किसी सब प्रोग्राम में जाना होता है तो हम यूज करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो ये थी जंप इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन। थैंक यू।